गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 2 का मुग़ल सम्राट के बारे में पढ़े थे और कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से भारत में बाबर ने किन किन से युद्ध लड़ करके मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा चैप्टर हो गया था। उसके बाद में हमने बाबर पढ़ा, हुमायूं पढ़ा और अकबर पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर। और जहांगीर मैंने आपको बता ही दिया था कि अकबर के बेटे थे, सलीम इनका नाम था। और जो पीर थे सलीम चिश्ती, उनके नाम पे इनका नाम रखा गया था क्योंकि इससे पहले अकबर की कोई संतान नहीं थी। तो इस संतान का लिए ऐसे कहा जाता है कि अकबर जब अजमेर शरीफ जा रहे थे या अजमेर के लिए जा रहे थे तो इनको ये आशीर्वाद दिया गया था कि आपको जल्दी एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वो पुत्र जो भी होगा वो हमारे नाम पर आपके लिए क्या होगा, एक सम्राट के रूप में होगा। ठीक है, यहाँ तो हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इनका नाम सलीम रखा गया था। सैन्य सेवाओं के कारण सलीम को 12 हजारी मनसब प्राप्त था। ये जो मनसब होता था ये दरबार के अंदर एक पद होता था। ठीक है, तो पद जो होता था तो पद में इसमें क्या होता था, एक तो सवार होता था और एक जात होता था। तो सवार का मतलब होता है कि उसके पास कितने घुड़सवार हैं। ठीक है, और जात का मतलब उसके पास में कितनी पैदल सेनाएं हैं। तो सवार प्लस जात को मिला करके जो पद दिया जाता था उसको बोलते थे मनसब। और जिसके पास जितने ज़्यादा मनसब होते थे, यानी जैसे अब जैसे सलीम है, सलीम के पास में 12,000 मनसब थे, तो ये सबसे उच्च पद पर हो गए। ठीक है, और ऐसे ही हमारे जो मान सिंह जी थे, अकबर ने मान सिंह को 7,000 मनसब दे रखा था, यानी उनका पद 3rd नंबर पे था दरबार के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मनसब दिए जाते थे ये एक तरह से पद ही होते थे, मंत्रियों के पद होते थे। ये तो हो गया हमारा मनसब। अब पढ़ते हैं आगे कि सैन्य सेवाओं के कारण सलीम को 12 हजारी मनसब प्राप्त था। 1599 में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अकबर द्वारा दमन के लिए भेजे गए अबुल फजल का 1602 में उसने वध कर दिया था। वध मतलब अबुल फजल को किसने मार दिया था, सलीम ने मार दिया था, क्योंकि सलीम के और अबुल फजल के नहीं बनती थी। अबुल फजल लेखक थे, तो इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि अबुल फजल के लिए सलीम के दिमाग में ये सेट था कि ये मेरी चुगली करता है बादशाह के पास जाकर के, यानी अकबर के पास जाके। तो जब ये युद्ध के लिए लड़ने जा रहा था तब उसको रास्ते में उसको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। 1605 ईस्वी में आगरा के किले में सलीम ने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण कर मुग़ल सत्ता संभाली। क्योंकि यहाँ पर अकबर की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद में यहाँ पर ये इस पद को ये धारण करते हैं, तो सलीम के नाम से न होकर के नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह के नाम से उपाधि को धारण करते हैं। उसने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। जहांगीर की कंधार विजय सैनिक तथा व्यापार दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक विधवा से विवाह कर उसे नूर महल नूरजहाँ की उपाधि दी। बाद में उसे बादशाह बेगम बनाया गया। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो इसके दरबार में आए थे। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई। तो आप ये अंडरलाइन कर लीजिए कि जो ब्रिटिश दूत थे, मतलब हमारे यहाँ पर जो आए थे, एक तरह से ऑफ़र लेके आए थे व्यापार के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर के काल में भी बहुत सारे ब्रिटिश मतलब व्यापारी आए थे, लेकिन अकबर ने मना कर दिया था। लेकिन जहांगीर से माना जाता है कि जहांगीर के काल से ही अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ पर व्यापार का ऑफ़र किया और जहांगीर ने बिना किसी झिझक के इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जो एक्सेप्ट किया था वो कौन कौन थे ये देख लीजिए एक बार। वो थे हॉकिंस और दूसरे से सर टॉमस रो उसके दरबार में आए थे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये पूछते हैं टॉमस रो और हॉकिंस किसके काल में आए थे। और हमारे जो हॉकिंस कुकर है वो इसी हॉकिंस के नाम पर हैं, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। ये तो हमारे इनकी कोई खास इंपॉर्टेंस बात नहीं है, सिर्फ 2 ही बातें इंपॉर्टेंस है कि इनके काल में कौन से ब्रिटिश दूत आए थे, एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, और एक इसने कौन सी उपाधि धारण की थी। बस ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे शाहजहाँ। ये जहांगीर के पुत्र थे। शाहजहाँ को तो खूब अच्छी तरह से जानते हो आप लोग, जिसने अपनी बेगम के लिए क्या बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। जहांगीर 1627 से लेकर 1658 तक, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जहांगीर का ओरिजिनल नाम खुर्रम था। ठीक है, इसका बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 ईस्वी में इसका विवाह आशफ खां की पुत्री
अर्जुमन बानो बेगम मुमताज़ महल के साथ हुआ। फरवरी 1628 में आगरा में इसका राज्यारोहण हुआ। इसके काल में खान जहां लोदी जूझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली में पराजित कर उसने अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में कराया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को परास्त किया। 1652 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को ढक्कन का वायसराय बनाया। ढक्कन मैंने आपको बता दिया है, महाराष्ट्र में जो हमारा ढक्कन का पठार है उसको बोलते हैं। 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। अपने भाइयों द्वारा मुराद एवं शुजा को मारकर वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारी हेतु धर्मत का युद्ध द्वारा दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुआ। फ्रेंच यात्री बर्नियर, टैवनियर एवं इटालियन यात्री मनुची ने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि शाहजहां के काल में कौन से लेखक आए थे जिन्होंने उसके शासनकाल के बारे में जो बातें की हैं वो किस बुक्स में की हैं, तो ये अंडरलाइन कर लीजिए। फ्रेंच यात्री बर्नियर, टैवनियर एवं इटाली यात्री मनुची। इटाली यात्री मनुची ने शाहजहां के शासनकाल की उल्लेख किया है यहाँ पर। यहाँ तक इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। औरंगजेब जो शाहजहां के क्या थे, बेटे थे, और औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों के साथ में युद्ध लड़ने के बाद ही वो गद्दी पर बैठा था। जबकि सबसे छोटा था ये, है ना, सबसे बड़ा इसमें दारा था, लेकिन इन तीनों को मार करके इसने क्या करी थी, गद्दी को हासिल किया था। और मैंने आपको बताया भी था कि मुग़ल सम्राट का सबसे कट्टर शासक जो रहा है वो औरंगजेब रहा है। इसने अकबर को ये कहा था कि मुग़ल प्रशासन या मुग़ल शासन का या मुग़ल सम्राट का अगर किसी ने नाक नीची की है तो वो है अकबर, ठीक है। ये बात कौन कह रहा है, औरंगजेब कह रहा है। इस औरंगजेब की जितनी भी धार्मिक नीतियाँ थी उन सब के प्रतिरोध के अंदर इसने उन नीतियों को वापस से लागू कर दिया। इसने जजिया कर वापस से लगा दिया। ये तो आपको मैंने बताया था कि जजिया कर एक धार्मिक कर था जो पहले लगाया जाता था, लेकिन अकबर ने उसको क्या कर दिया था, 1665 के अंदर बंद कर दिया था, 1664 के अंदर, ठीक है, 1564 के अंदर किया था, सॉरी है ना, 1664 नहीं है वो। तो औरंगजेब ने फिर उसी कर को वापस से लागू कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर भारत में सर्वाधिक हिंदुओं को मुस्लिम बनाने में या मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराने का जो श्रेय जाता है वो औरंगजेब को जाता है। ये, और वो कौन थे, औरंगजेब थे। औरंगजेब ने शासक बनने के बाद असम, कूच बिहार, रंगपुर, कामपुर, मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित किया। इसने राजा जयसिंह को ढक्कन का गवर्नर मुक्त किया। पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं राजा जयसिंह के मध्य हुई। शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जयसिंह को दिए। और ये राजा जयसिंह कौन है, जयपुर वाले हमारे जयपुर वाले राजा जयसिंह है हमारे ये। 1660 में शिवाजी द्वारा जयसिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुँचे, मगर औरंगजेब द्वारा उसके साथ गरिमायुक्त व्यवहार नहीं किया गया तथा अपितु षड्यंत्र पूर्वक बंदी बनाकर लिया है उसको दरबार में। शिवाजी अपने सहयोगी की चतुराई पूर्वक योजना से गुप्त रूप से किले से निकलकर महाराष्ट्र चले गए। और 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर पर कब्जा कर लिया एवं 1678 ईस्वी में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। ये गोलकुंडा वही जगह है जहाँ से हमारा कोहिनूर हीरा निकला था, ठीक है। तो गोलकुंडा महाराष्ट्र के अंदर है वर्तमान में, और वहाँ पर जाकर के किसने अधिकार जमा लिया, औरंगजेब ने जमा लिया। उसके शासनकाल में हिंदू व्यापारियों पर 5% तक कर लगा दिया गया। 1669 ईस्वी में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया गया। ये अंडरलाइन कर लेना कि जिस जजिया कर को अकबर ने बंद कराया था उसे कौन से शासनकाल में इसको वापस लगा दिया था, 1679 में। मैं अंडरलाइन करवा देती हूँ एक बार आपको। 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया गया, ठीक है, ये ध्यान रख लेना इसको। और उसने कब करवा दिया था, 1564 ईस्वी के अंदर उसने क्या करा दिया था, उसको जजिया कर को हटा दिया था।
औरंगजेब ने भी मजहब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया। ये मैंने आपको बताया था कि इसने कट्टर धार्मिक मुसलमान था और अपने धर्म को इसने किसके रूप में यूज़ किया, एक औजार के रूप में यूज़ किया, एक शस्त्र के रूप में यूज़ किया। उसने अकबर के काल से चली आ रही प्रथा झरोखा दर्शन एवं संगीत पर रोक लगा दी। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में उसकी मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में 1668 ईस्वी में गोकुल के नेतृत्व में जाटों व 1672 में सतनामियों ने विद्रोह किया। सिखों के गुरु तेग बहादुर ने भी औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान रखना। और जो तेग बहादुर थे, सिखों के जो गुरु थे, धर्म गुरु, उसको बाद में उसकी क्या करवा दी थी, इसने गर्दन कटवा दी थी। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। तेग बहादुर, सिखों के गुरु तेग बहादुर ने भी औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध किया। इस कारण से उनकी गर्दन क्या कर दी, उन्होंने कटवा दी थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इस औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश को कमज़ोर एवं अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, जिससे मुगल सम्राट या साम्राज्य का पतन होता चला गया। सन 1707 में बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा। सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सन 1711 में बहादुर शाह के दरबार में अपना शिष्टमंडल भेजा था, पर उस पर डोना जूलियाना डायस डा कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे खातून बीवी, फिदवी, दुआगो, जूलियाना की उपाधियां दी गई हैं। उसने पुर्तगालियों के हित की रक्षा की। 1712 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक मुगल दरबार एवं तख्त षड्यंत्र एवं हत्याओं का एक केंद्र बन गया। तत्कालीन राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका स्थान गौण रह गया। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है। मैंने आपको औरंगजेब तक का बता ही दिया था कि ये 6 शासक ऐसे शासक थे जो मुगल सम्राट के एक प्रमुख शासक थे, ठीक है। और इन्होंने जो जो काम किए वो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें अगर सबसे ज़्यादा एक बेस्ट शासक की मैं बात करूं तो वो अकबर है, क्योंकि अकबर ने रियल में भारत के अंदर एकता की बात करी, यानी हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों को एक सूत्र में पिरोने की बात करी। और उन धर्म को एक सूत्र में पिरोने के लिए इसने क्या खोला, एक इबादत खाना बनवाया, एक इबादत खाने का निर्माण कराया जो फतेहपुर सीकरी के अंदर है। ये मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ आपको, ठीक है। और उसका निर्माण करवा करके ये क्या करता था, सभी धर्मों के जो धार्मिक गुरु होते थे उनसे ये चर्चाएँ करता था, उनसे ये बातें करता था, और उसको लगता था कि हाँ यार, ये धर्म वास्तव में हमें एक धार्मिक पथ पे लेके जा रहा है, या धार्मिक एकता के पथ पे लेके जा रहा है। और उनके पक्ष में आकर के ये क्या करता था, ये अनुदान भी करता था, यानी दान भी करता था। जिसका एक उदाहरण भी दिया था मैंने, पंजाब का अमृतसर जो सरोवर है उसकी ज़मीन जो दान की थी वो अकबर ने दान की थी। ये मैंने आपको यहाँ तक पूरा बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे मुग़ल प्रशासन, यानी मुग़ल सम्राट चलता कैसे था, इसकी जो सरकार थी वो चलती कैसे थी। जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं, मौर्य काल का पढ़ के आए हैं, मौर्य प्रशासन पढ़ के आए हैं हम, और एक हम पढ़ के आए हैं गुप्त प्रशासन, ठीक है। एक हम पढ़ के आए हैं कौन सा, सातवाहन प्रशासन। इसी तरह इनका प्रशासन भी। और मैं आपको कहीं ना कहीं कहूँ तो ये जो प्रशासन था और इसकी जो झलक है वर्तमान में सरकारों में भी नज़र आती है हमको, ठीक है। तो ये प्रशासन था। इसका हमेशा ही ध्यान रखना, जब भी राजतंत्र होता है राजा के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। जब भी कोई राजतंत्र होता है और उसका जो मुखिया होता है या उच्च पद पे जो बैठा होता है वो कौन बैठा होता है, वहाँ पर बादशाह बैठा होता है या राजा बैठा होता है। और हर किसी चीज़ में जो फैसले होते हैं या किसी भी मतलब समस्या होती है या कोई भी बात होती है तो उसका जो निर्णायक पक्ष होता है वो निर्णायक पक्ष किसका रहता है, हमेशा बादशाह का रहता है या सम्राट का रहता है। ऐसे ही इसमें सेंटर पॉइंट जो प्रशासन का था, उसमें प्रशासन में सेंटर पॉइंट कौन था, बादशाह था। तो हम आगे पढ़ते हैं इसमें। मुगल प्रशासन, मुगल शासन प्रणाली भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों का मिला जुला रूप है। बादशाह शासन का अधिपति होता था, जो मैंने आपको बता ही दिया है कि सबसे उच्च पद पर होता था। सर्वे सर्वा होता था, वकील मुल्तक होता था। बादशाह के बाद सबसे बड़ा दूसरा पद जो कहा गया है वो वज़ीर को कहा गया है, जिसको दूसरा नाम भी क्या दे रहे हैं, वकील मुतलक, ठीक है। प्रधान सद्र मीरे समा नाम के विधान वित्त विभाग का प्रभारी होता था, यानी वित्त मंत्री कौन होता था यहाँ पर, प्रधान सद्र मीरे समा नाम का जो होता था वो वित्त विभाग को संभालता था। प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त था। सूबों मतलब क्या होता है, जैसे छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था या जिलों में विभक्त था। तो प्रांत को किस में डिवाइस कर दिया, जो अभी वर्तमान में अपन जिले बोलते हैं, उस टाइम वो क्या बोलते थे, सूबे बोलते थे उनको। सूबों में विभक्त कर दिया, जो अकबर के समय 15 थे और औरंगजेब के समय बढ़ करके कितने हो गए थे, 21 हो गए थे।
इसमें सूबेदार, दीवान, सदर काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल आदि अधिकारी होते थे। जिले का शासन फौजदार, अमल गुजार, माल गुजारी का अधिकारी, वित्ती कच्ची, सहायक, सिकदार, परगना प्रमुख, आमिल, मुंसिफ, फौतदार, खजांची एवं कानूनगो पटवारियों का अधिकारी के हाथों में होता था। बादशाह प्रधान सेनापति होता था। सेना मनसबदारी प्रथा एवं आधारित थी। मनसबदारी जात और सवार में विभक्त थी। ये मैंने आगे की साइड बता दिया है कि इससे मनसबदारी का मतलब होता था 2 प्रकार के, सवार प्लस जात, कि उसके पास में कितने घुड़सवार हैं और कितने उसके पास में पैदल सैनिक है। ये दोनों अलग अलग डिवाइस कर दिए थे, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक तो हमारा हो गया इसके प्रशासन के बारे में। और इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें इम्पॉर्टेंट जो था कानूनगो था। कानूनगो के तहत क्या होता है, आजकल जिसको पटवारी बोलते हैं, वो उस वक्त कौन से पद से जाना जाता था, कानूनों का पद से जाना जाता था। और जैसे आज हमारे भारत में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, ठीक है, ऐसे ही वहाँ जो मुग़ल प्रशासन था उसमें जो बादशाह था वो सेना का क्या होता था, सेनापति होता था। ये तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया है सम्राट के बारे में या मुग़ल साम्राज्य के बारे में। अब हम ये पढ़ेंगे कि जब मुग़ल आए हमारे भारत में, जब इन्होंने भारत पे आकर के आक्रमण किए, तो इनके विरोध में कौन कौन से जो राजपूत थे उन्होंने इसका विद्रोह किया, इनके आक्रमणों का प्रतिरोध किया, सामना किया, और कितने लोगों ने इसकी अधीनता को स्वीकार किया और किस किस ने इसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इनकी अधीनता को स्वीकार करने वाला अगर बात करें राजस्थान में, तो सबसे पहले कौन व्यक्ति था, वो था राजा भारमल, जो आमेर के शासक थे। हमारे जो आमेर है इसी की बात कर रही हूँ। और जिन्होंने इसके प्रतिरोध जो किया था वो कौन थे, वो थे हमारे महाराणा प्रताप, मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे, और एक थे रावचंद्र सेन, ठीक है। तो ये 2 शासक ऐसे थे जिन्होंने इसका प्रतिरोध भी किया था, ठीक। तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।